हेलो स्टूडेंट्स, बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। स्टूडेंट, मैं आपको सी लैंग्वेज सिखाऊं उससे पहले एक बात बता दूं कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप सभी अभी बिगनर हो। मतलब कि आप सब अभी मतलब किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आप पहली बार पढ़ रहे हो। इसलिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने से पहले उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की व्याकरण को सीखना बहुत जरूरी होता है। एक बार जब आप सी लैंग्वेज की बेसिक फीचर्स को जान जाओगे, उसके बाद में आपके लिए सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाना या कंप्यूटर को निर्देश देना आसान हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं कि सी भाषा को सीखना क्यों जरूरी है। इसका पहला पॉइंट है, सी भाषा में प्रोग्रामिंग के सभी फीचर होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सी लैंग्वेज को सीख जाते हो तो आप प्रोग्रामिंग के सभी बेसिक फीचर को भी सीख जाओगे, जिससे कि आप प्रोग्रामिंग को बहुत ही करीब से समझ पाओगे। सी लैंग्वेज जो होती है, इस सी लैंग्वेज के अंदर हम कहते हैं कि प्रोग्रामिंग के सभी बेसिक फीचर होते हैं। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज जो होती है ये लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज के बीच की लैंग्वेज होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि सी लैंग्वेज के अंदर लो लेवल लैंग्वेज के गुण भी होते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज के गुण भी होते हैं। इसलिए सी लैंग्वेज को अगर आप सीख जाते हो तो आप प्रोग्रामिंग को बहुत करीब से जान पाओगे। इसलिए हम कहते हैं कि सी भाषा में प्रोग्रामिंग के सभी बेसिक फीचर होते हैं। अगला है, सी भाषा प्रोग्रामिंग स्किल्स को विकसित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्टूडेंट, जब आप प्रोग्रामिंग को करीब से जानने की कोशिश करते हो या करीब से जान जाते हो तो ऑटोमेटिक आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो होती हैं वो विकसित हो जाती हैं। अगर आप सी भाषा को अच्छे से समझ जाते हो तो आप किसी भी लैंग्वेज को अच्छे से सीख पाओगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आप बेसिक प्रोग्रामिंग को सीख जाओगे। अगर आप किसी भी चीज के बेसिक को सीख जाते हो तो आपको वो चीज मतलब विस्तार पूर्वक सीखने में बहुत आसानी होती है। इसलिए हम कहते हैं अगर हम सी भाषा सीख गए तो हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स क्या होगी, बहुत ही विकसित हो जाएगी, जिससे हमको प्रोग्रामिंग करने में क्या रहेगी, बहुत आसानी रहेगी। अगला है, हार्डवेयर पर प्रोग्रामिंग करने के लिए सी भाषा एक लोकप्रिय भाषा है। अब हार्डवेयर मतलब क्या है स्टूडेंट? जैसा कि मैंने आपको कहा कि सी भाषा है, इसको हम मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। मतलब कि इसके अंदर लो लेवल लैंग्वेज के गुण भी विद्यमान होते हैं। और जो हार्डवेयर होता है, मतलब कंप्यूटर जो कंपोनेंट होते हैं वो मशीन लैंग्वेज को ही समझते हैं। क्योंकि सी लैंग्वेज के अंदर लो लेवल के गुण भी विद्यमान होते हैं, इसलिए हार्डवेयर पर प्रोग्रामिंग करने के लिए सी भाषा एक लोकप्रिय भाषा है स्टूडेंट। और इसके अलावा सी भाषा का उपयोग कई क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में, ये और अब मैं अगर बात करूं तो नेटवर्क ड्राइवर बनाने के लिए, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब जिसकी मदद से कंप्यूटर हमारा वर्क करता है, तो इन सब में सी भाषा का बहुत ही व्यापक रूप से उपयोग होता है। इसलिए हमको सी भाषा सबसे पहले सीखनी चाहिए। ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उन सब भाषाओं का सार होती है, इसलिए हमको सी भाषा सीखनी चाहिए। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम सी भाषा के इतिहास से स्टार्ट करते हैं कि सी भाषा का विकास किस प्रकार हुआ। तो स्टूडेंट, सबसे पहले सन 1967 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने बीसीपीएल, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, भाषा का विकास किया। कब किया? सन 1967 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा बीसीपीएल प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। इसके बाद बीसीपीएल भाषा में कुछ बदलाव करके केन थॉमसन द्वारा इसे भी नाम दिया गया। मतलब कि बीसीपीएल जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी स्टूडेंट, बीसीपीएल जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, इसको भी कई पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मिलकर के बनाया गया था, जैसे कि फॉर्ट्रान हो गई, कोबोल हो गई। अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हिस्ट्री की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि पहले जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती थी, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि फॉर्ट्रान हो गई, कोबोल हो गई, ये किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती थी।
जैसे कि जो हमारी फोर्ट्रान लैंग्वेज थी वो साइंटिफिक हमको काम करने हैं, कोई वैज्ञानिक काम करने हैं, तो उसके लिए हमारी फोर्ट्रान लैंग्वेज थी। अगर हमको बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए अगर कोई काम करना है तो उसके लिए हमारी कोबोल लैंग्वेज थी। मतलब कि एक पैकेज हमारे पास में नहीं था जिसमें हम सारा काम कर सकें। तो कुछ जो पुरानी लैंग्वेज थी उनको मिलाकर के एक ऐसी लैंग्वेज बनाने की कोशिश की गई जिसके अंदर हम सारा काम कर पाएं। मतलब हम उसके अंदर साइंटिफिक कैलकुलेशन भी कर पाएं, उसके अंदर मौसम की गणना भी कर पाएं, उसके हम व्यापार के क्षेत्र में भी काम कर पाएं, और उसमें हम सामान्य किसी प्रोग्रामर के द्वारा भी प्रोग्राम बनवा पाएं। तो ऐसी लैंग्वेज की बनाने की कोशिश के अंदर सबसे पहले हमने बीसीपीएल लैंग्वेज का विकास किया था, जिसके अंदर हमने कुछ पुरानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कंबाइन कर करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी। इसी बीसीपीएल लैंग्वेज को केन थॉमसन द्वारा आगे और विकसित किया गया, और विकसित करने के बाद जो लैंग्वेज आई उसको हमने नाम दिया बी नाम दिया। ठीक है, सबसे पहले बीसीपीएल लैंग्वेज आई, उसके बाद में लैंग्वेज आई बी। सन 1972 में डेनिस रिची द्वारा AT&T बेल लेबोरेटरीज, याद रखना आपको ये जगह कौन सी है, AT&T बेल लेबोरेटरीज, सन 1972, और रचयिता कौन है, डेनिस रिची। ये आपको हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। सन 1972 में डेनिस रिची द्वारा AT&T बेल लेबोरेटरीज में सी भाषा का विकास किया गया। ठीक है, सी भाषा बी भाषा का ही विकसित रूप है। स्टूडेंट, सबसे पहले बीसीपीएल लैंग्वेज आई। बीसीपीएल लैंग्वेज के अंदर हमने कुछ चेंजेस किए, उसका विकास किया, और जो फिर बाद में नई लैंग्वेज आई उसको हमने नाम दिया बी। अब इस बी लैंग्वेज के अंदर हमने कुछ चेंजेस किए, इसका विकास किया, उसके बाद में लैंग्वेज आई हमारी कौन सी, सी। सी लैंग्वेज जो है वो बीसीपीएल लैंग्वेज और बी लैंग्वेज का ही अग्रणी रूप है। तो सबसे पहले कौन सी है, बीसीपीएल लैंग्वेज, उसके बाद में बी लैंग्वेज, उसके बाद में बी लैंग्वेज से क्या बनी, सी लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज हमारी बनी है ये बीसीपीएल लैंग्वेज और बी लैंग्वेज का क्या अग्रणी भाग है। मतलब कि सी भाषा बीसीपीएल व बी भाषा की अग्रणी भाषा के रूप में विकसित हुई। तो ये स्टूडेंट कुछ सी भाषा का इतिहास था कि सी भाषा का डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सी भाषा के गुण क्या होते हैं। स्टूडेंट, आप सी लैंग्वेज को, मैं जो भी इसके गुण बता रहा हूँ उसको आप बड़े ध्यान से समझना। आप सी लैंग्वेज को पहली बार पढ़ रहे हो, इसलिए हो सकता है कि आपको इसके गुणों में कुछ शब्द ऐसे हो या कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी हो जो आपकी समझ में नहीं आए, लेकिन आप धीरज रखना। मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता चलूंगा, आप उसको समझते चलना। धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके एक एक पॉइंट को मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं कि सी भाषा के क्या गुण होते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि सी लैंग्वेज व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है। मतलब कि इसको कई क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने में, नेटवर्क ड्राइवर बनाने में, सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में। हार्डवेयर कंपोनेंट भाषा है तो हार्डवेयर पर भी प्रोग्रामिंग करने के लिए कई क्षेत्रों में हम सी लैंग्वेज का व्यापक रूप से इस्तेमाल करते हैं। यह कई सुविधाएं, फीचर्स भी प्रदान करती है। अब जब इतने क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जाता है तो इसके अंदर जरूर कई सारी विशेषताएं होंगी। तो हम पहली विशेषता देखते हैं, सी लैंग्वेज एक सरल, लोकप्रिय और बेहद पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, मतलब इसको सीखना क्या है, बहुत आसान है। अगर हम थोड़ा सा ध्यान लगाते हैं तो हम आसानी से सी लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो सी लैंग्वेज एक सरल, लोकप्रिय और बेहद पावरफुल लैंग्वेज है क्योंकि यह कई प्रकार के डेटा टाइप और फंक्शन प्रदान करता है। मतलब डेटा टाइप मतलब स्टूडेंट, हमारा जो डेटा होता है, डेटा मतलब क्या, हमारे पिक्चर्स, हमारे वीडियोस, हमारे फोटोज, हमारे डॉक्यूमेंट फाइल्स, हमारा नाम, नंबर्स, कैरेक्टर्स, ये सब क्या है, हमारा डेटा है। अब डेटा कई प्रकार का होता है। जैसे कि बात करूं, अगर मुझे आपका नाम लिखना है, आपके स्कूल का नाम है बाल मंदिर, तो बाल मंदिर में हम जो अल्फाबेट यूज करते हैं वो कहते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट है। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे लिखना है आपका फोन नंबर, तो इसमें हम किसका यूज करते हैं, नंबर्स का यूज करते हैं। वैसे ही अगर मैं आपकी बात करूं परसेंटेज की, परसेंटेज किसमें होते हैं, डेसिमल में होते हैं, जैसे कि 78.77, 80.33, इस प्रकार से। तो ये पॉइंट्स वाला डेटा हो गया। या फिर इसकी रेंज बढ़ानी होती है, जैसे कि नंबर्स की रेंज बढ़ानी, नंबर हमको करोड़ों में, अरबों में ले जाना है, तो नंबर हमारा बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा। आगे और खरबों में ले जाना है तो नंबर हमारा और बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जब अलग अलग प्रकार के डेटा का यूज करते हैं तो हम अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप का उपयोग करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। ठीक है, ये भी मैं आगे डिटेल में आपको इस बारे में बताऊंगा। और जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन मतलब कि हम जो प्रोग्राम बनाते हैं, अगर हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा हो जाता है तो हम उसको छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। तो छोटे छोटे भाग होते हैं उसको हम फंक्शन के द्वारा, छोटे छोटे भाग, किसी हम बड़े प्रोग्राम को फंक्शन के द्वारा ही छोटे छोटे भागों में बांटते हैं। मतलब कि इसके अंदर क्या होते हैं, कई प्रकार के डेटा टाइप और फंक्शन होते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है, यह एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। स्टूडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट मतलब कि ये मशीन पर निर्भर नहीं करती है। इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, मतलब यह एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। स्टूडेंट, सी भाषा के अंदर लो लेवल लैंग्वेज के गुण भी होते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर बात करूं तो असेंबली लैंग्वेज और जो मशीन लैंग्वेज होती है उसमें भी लो लेवल लैंग्वेज के गुण होते हैं। लेकिन असेंबली लैंग्वेज होती है या फिर मशीन लैंग्वेज होती है वो पर्टिकुलर किसी मशीन के लिए ही होती है। मतलब कि अगर हमने किसी एक मशीन पर असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया है तो वो प्रोग्राम उस मशीन के ऊपर ही चलेगा। किसी और मशीन पर अगर हमको वो प्रोग्राम चलाना है तो हमको दोबारा से बनाना पड़ेगा। लेकिन हमारी जो सी भाषा होती है ये मशीन इंडिपेंडेंट भाषा होती है। मतलब कि अगर आपने किसी एक मशीन पर सी भाषा के अंदर कोई प्रोग्राम बनाया है तो उसी प्रोग्राम को आप किसी और मशीन पर या बहुत सारी मशीनों पर, उसी टाइप की बहुत सारी मशीनों पर आसानी से चला सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए हम कहते हैं यह एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज के विपरीत सी प्रोग्राम को विभिन्न मशीनों पर निष्पादित किया जा सकता है। ठीक है, तो सी भाषा कैसी होती है? एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज होती है। अगली है, सी लैंग्वेज का उपयोग लो लेवल प्रोग्रामिंग और हाई लेवल प्रोग्रामिंग दोनों में ही किया जाता है। इस कारण इसे मिडल लेवल लैंग्वेज के नाम से भी जाना जाता है। ये मैंने आपको बता चुका हूँ कि सी लैंग्वेज का उपयोग लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों में करते हैं हम, इसलिए इसको हम कहते हैं मिडल लेवल लैंग्वेज। स्टूडेंट, वैसे तो प्रोग्रामिंग दो प्रकार की ही होती है, लो लेवल और हाई लेवल, लेकिन सी लैंग्वेज में गुण होते हैं लो लेवल के और हाई लेवल दोनों के होते हैं, इसलिए हम इसको मिडिल लैंग्वेज कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिकली अगर क्लासिफाइड तरीके से हम देखें तो लैंग्वेज हमारी दो प्रकार की ही होती है, लो लेवल और हाई लेवल। अगला है, सी प्रोग्राम पोर्टेबल होते हैं, यानी इन्हें किसी भी कंपाइलर पर चलाया जा सकता है। अब वर्ड आया पोर्टेबल, शब्द आया एक पोर्टेबल, क्या मतलब होता है इसका? पोर्टेबल मतलब कि आप किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बात करूं आपके मोबाइल फोन की और आपके लैंडलाइन फोन की, अगर मैं बात करूं लैंडलाइन फोन की तो लैंडलाइन फोन एक जगह जहां रखा रहता है आप उसको वहीं पर उसका उपयोग कर सकते हो, आप उसको इधर उधर ले जा नहीं सकते हो। मतलब कि लैंडलाइन फोन पोर्टेबल नहीं होते हैं। वहीं अगर बात करूं आपके मोबाइल फोन की तो आप मोबाइल फोन कहीं पर भी ले जा सकते हो, चाहे आप बाड़मेर में हो तो आप बाड़मेर किसी क्षेत्र में ले जाओ, इवन यहाँ तक कि बाड़मेर से बाहर भी ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। वैसे ही सी प्रोग्राम जो होते हैं पोर्टेबल होते हैं, मतलब कि इसको आप किसी भी कंपाइलर पे चला सकते हो। मतलब एक बार अगर आपने सी लैंग्वेज में किसी प्रोग्राम बना दिया है तो सी लैंग्वेज को सपोर्ट करने वाले आप किसी भी कंपाइलर पर उनको चला सकते हो, किसी भी मशीन पर उनको चला सकते हो। तो सी प्रोग्राम होते हैं, जो सी भाषा में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं वो कैसे होते हैं? पोर्टेबल होते हैं। अगला है, सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग मतलब का समझ लो। स्ट्रक्चर मतलब कि संरचनात्मक, इसको हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं, संरचनात्मक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी लैंग्वेज के अंदर क्या होते हैं? फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन के द्वारा हम किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में बांट सकते हैं। मतलब कि सी लैंग्वेज को एक स्ट्रक्चर दे सकते हैं, उसकी एक संरचना बना सकते हैं, इसलिए हम सी लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं। क्योंकि हम फंक्शन का उपयोग करके सी प्रोग्राम को कई भागों में तोड़ सकते हैं। मतलब कि सी प्रोग्राम को हम कई भागों में तोड़ सकते हैं, कई छोटे छोटे ब्लॉक बना सकते हैं, इसलिए हम इसको ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड भाषा भी कहते हैं। ठीक है, हम स्ट्रक्चर्ड भाषा कहते हैं क्योंकि हम सी भाषा में फंक्शन का उपयोग करते हैं और फंक्शन की सहायता से हम किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे भागों में तोड़ सकते हैं, मतलब छोटे छोटे ब्लॉक बना सकते हैं, छोटे छोटे भाग बना सकते हैं, इसलिए हम इसको ब्लॉक स्ट्रक्चर्ड भाषा भी कह सकते हैं, जिससे इससे समझना और संशोधित करना आसान हो जाता है। स्टूडेंट, आप जैसे कि आप अपनी कोई किताब देखते हो, कोई बुक देखते हो, बुक में भी आप देखते हो कि पैराग्राफ के रूप में सब कुछ लिखा हुआ रहता है। अगर पैराग्राफ नहीं बनाए हुए हो, सब एक साथ ही लिख दिया जाए तो आपको किसी चीज को ढूंढने में बहुत मुश्किल होगी। आप बुक के अंदर देखते हो पैराग्राफ बनाए हुए रहते हैं, टॉपिक का नाम लिखा हुआ रहता है, जिससे आपको किसी भी टॉपिक को ढूंढने में आसानी रहती है। उसी प्रकार अगर आपने कोई सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाया है, प्रोग्राम की साइज बहुत बड़ी है, तो उसको आप ब्लॉक के अंदर बांट सकते हो। अगर ब्लॉक में बांट दोगे तो प्रोग्राम को समझना, प्रोग्राम को पढ़ना और प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करना, उसको एडिट करना बहुत आसान हो जाता है। अगला है, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खोज शब्दों मतलब कीवर्ड्स की संख्या बहुत कम है। स्टूडेंट, कीवर्ड्स वो शब्द होते हैं
जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर पहले से फिक्स किए हुए होते हैं। मतलब कि पहले से फिक्स करना या पहले से परिभाषित करना, इसका मतलब क्या होता है कि जो कीवर्ड्स होते हैं, मतलब कि उनको हम किसी भी प्रोग्रामिंग भाषा के ही शब्द कहते हैं जिनका इस्तेमाल पहले से परिभाषित होता है, मतलब कि उनकी परिभाषा पहले से दी हुई होती है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं पाई आर स्क्वायर, तो इसमें जो पाई है इसकी वैल्यू फिक्स है 3.14, मतलब कि पाई की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है। पाई की वैल्यू के साथ आप कोई छेड़छाड़ भी नहीं कर सकते हो। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग भाषा के अंदर भी कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका मतलब पहले से ही फिक्स किया हुआ रहता है, ठीक है। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में खोज शब्द कीवर्ड्स की संख्या बहुत कम होती है, जिससे इसके स्टैंडर्ड वर्जन में 32 कीवर्ड्स होते हैं। मतलब टोटल मिलाकर इसके अंदर कितने हैं, टोटल 32 कीवर्ड्स हैं जिन्हें याद रखना बहुत आसान है, जिससे आप पता कर सकते हो कि इन 32 कीवर्ड्स के आप आसानी से याद कर सकते हो और इसको उपयोग आप आसानी से कर सकते हो। इसके बारे में मैं आपको आगे प्रोग्राम के अंदर बताऊंगा। अगला है, अपने लचीलेपन के कारण इसमें विभिन्न प्रोग्राम आसानी से बनाए जा सकते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मैंने बताया कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत ही सरल, उसको सीखना बहुत ही आसान होता है अगर हम थोड़ा सा भी अगर ध्यान देते हैं तो। इसी वजह से सी लैंग्वेज होती है बहुत ही लचीली लैंग्वेज होती है, मतलब कि इसके अंदर आप किसी भी प्रकार के प्रोग्राम को बड़ी ही आसानी से बना सकते हो, चाहे वो हार्डवेयर के प्रोग्राम हो, चाहे वो मतलब कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, या वो कोई एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर मतलब जिसके अंदर हार्डवेयर और एप्लीकेशन दोनों शामिल होती है, तो मतलब कि किसी मशीन के ऊपर बनाए जाते हैं एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, वो भी आप इसके अंदर आसानी से बना सकते हो। सी लैंग्वेज बहुत ही लचीली भाषा होती है। नेक्स्ट है, सी एक फास्ट लैंग्वेज है, मतलब कि ये बहुत ही तेज है। इसमें आप अगर कोई प्रोग्राम बनाते हो तो वो बहुत तेज गति से निष्पादित होता है। सी एक फास्ट लैंग्वेज है, इसका संकलन और निष्पादन समय बहुत तेज होता है। मतलब इसके अंदर आपने कोई प्रोग्राम बनाया है, उस प्रोग्राम का आपको अगर आउटपुट प्राप्त करना है तो आप बहुत ही तेज गति से उसका आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं, आपको उसका वेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे आपने प्रोग्राम बनाया, उसको कंपाइल किया, तो वो बहुत ही तेज गति से आपको आपका आउटपुट प्रदर्शित करेगा। सी भाषा द्वारा पॉइंटर्स की सुविधा प्रदान की जाती है। स्टूडेंट, अब ये जो पॉइंटर शब्द है इसको भी हम सी लैंग्वेज के अंदर आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको मैं बता दूं कि पॉइंटर का इस्तेमाल जब भी हम कंप्यूटर के अपने प्रोग्राम में करेंगे, तो कंप्यूटर की जो मेमोरी होती है उसको अगर एक्सेस करना है तो हम पॉइंटर का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि अभी कुछ ऐसे शब्द आएंगे जो आपको समझ में नहीं आए, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको मैं इन सभी शब्दों का मतलब बहुत आसानी से बता दूंगा। तो अभी आप धीरज रखना और जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसको आप बड़े ध्यान से समझना। तो सी भाषा द्वारा पॉइंटर्स की सुविधा दी जाती है, मतलब कि हम कंप्यूटर की मेमोरी को भी एक्सेस कर पाएंगे पॉइंटर्स की सहायता से। हम सीधे पॉइंटर्स का इस्तेमाल करके मेमोरी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, मतलब मेमोरी के साथ मिल सकते हैं। इन पॉइंटर्स का उपयोग मेमोरी, स्ट्रक्चर, फंक्शन, एरे आदि के लिए किया जाता है, ठीक है। मेमोरी मतलब कि कंप्यूटर की याद, जिसके अंदर हम अपना डेटा सेव करके रखते हैं। मेमोरी में स्ट्रक्चर्स भी क्या होते हैं, सी लैंग्वेज के ही भाग हैं। फंक्शंस हैं, एरे हैं, ये सब चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी मैं आपको इनका मतलब नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें हम डिटेल में पढ़ेंगे तभी हमको ये चीजें समझ में आएंगी। आदि के लिए किया जाता है। अगला है, यह गतिशील मेमोरी आवंटन, मतलब कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन की सुविधा का समर्थन करता है। मतलब ये होगा स्टूडेंट, आपने अपना कोई प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम को आपने कंपाइल करवाया, मतलब कि वो रन टाइम पर आ गया, मतलब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूटेबल टाइम पर आ गया। उस समय भी अगर आपको अपने प्रोग्राम को मेमोरी देनी है तो आपको सी लैंग्वेज ये सुविधा प्रदान करती है। स्टूडेंट, अब आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही होगी तो आपको बता दूं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो प्रोग्राम को हम सेव कहाँ करते हैं, मेमोरी के अंदर। अब हमारा प्रोग्राम है, उसके अंदर कंप्यूटर को निर्देश दिए, वो सारे निर्देश एग्जीक्यूट कहाँ होंगे, निष्पादित कहाँ होंगे, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो कंप्यूटर मेमोरी को आप रन टाइम पर, मतलब जब हमने कोई प्रोग्राम बनाया है उसको हमने कंपाइल भी करवा दिया है, जैसे हमने बताया था कंपाइलर द्वारा, इंटरप्रेटर द्वारा हम प्रोग्राम को रन करवाते हैं। रन करवाने से पहले प्रोग्राम कंपाइल होता है, इंटरप्रेट होता है। तो कंपाइलेशन के समय पर, इंटरप्रेट करने के समय पर, उसके बाद जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव फाइल में बदलता है, उस समय अगर हमको मेमोरी के साथ में कुछ चेंजेस करने हैं तो ये सुविधा भी हमको सी लैंग्वेज हमें प्रोवाइड करवाती है। सी लैंग्वेज में हम फ्री फंक्शन को कॉल करके किसी भी समय एलोकेट मेमोरी को
मुक्त कर सकते हैं। मतलब कि एग्जीक्यूटिव समय के ऊपर आप फ्री फंक्शन का उपयोग करके किसी भी प्रोग्राम की जो उसने मेमोरी ले रखी है आवंटित, उसको जो उसको मेमोरी आवंटित हो रखी है उसको आप मुक्त करवा सकते हो। तो स्टूडेंट, ये कुछ जो आपके लास्ट के जो पॉइंट है इसको हम धीरे धीरे आगे डिटेल में समझेंगे। अभी आप इसको गुणों को इसको समझिए। स्टूडेंट, ये हमारी होती है सी लैंग्वेज की कुछ विशेषताएं। स्टूडेंट, कल की वीडियो लेक्चर में हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के स्ट्रक्चर को, फॉर्मेट को जानेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।